Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 13 September of 2020 and it's a Sunday today. आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 58 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 58 जो है वो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या डिफाइन करता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल 60 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 58 पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 60 क्या डिफाइन करता है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और प्लीज़ जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें आंसर्स को। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दो ही लिंक्स हैं, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ शाम को आपको क्या कहते हैं क्विज भी मिल जाएगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी चेक करने के लिए, क्या कहते हैं किताब की तैयारी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये सब सुविधा पा सकते हैं। चलिए, आज की पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ कास्ट द शेडो ऑन नाथुला बॉर्डर ट्रेड। कि जो एक क्या कहते हैं इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा था इस वक्त, उसी पे जो नाथुला बॉर्डर ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे नाथुला पास है जहाँ से ट्रेड होता था इंडिया चाइना का, वहाँ पे रोक कर दी गई है, वहीं पे थोड़ा कहते हैं रेस्ट्रिक्शन हो गए। तो इसमें वही लिखा है कि वाइल द पेंडेमिक स्टेटेड बिजनेस दिस ईयर 200 ट्रेडर्स ऐसे हैं सिक्किम के जो फियर एलएसी टेंशन में अफेक्ट देयर वर्क नेक्स्ट ईयर टू। कि इस बार जो क्या कहते हैं पेंडेमिक के कारण तो ट्रेडर्स जो थे उनकी तो बिजनेस कम हुआ ही है। सिक्किम में लो ऐसे 200 ट्रेडर्स है सिक्किम में जिनका ये एलएसी टेंशन के कारण भी, जो एलएसी में स्टैंड ऑफ हुआ, इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ, फिर इंडिया का स्टैंड ऑफ, तो उसके कारण उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। साथ ही साथ उनका मानना है कि नेक्स्ट ईयर भी उनके ऊपर इफेक्ट और बढ़ सकता है। तो इसमें यही दिया है कि जो तेंजिंग तेजल भूटिया एक सेकंड जनरेशन ट्रेडर है नाथुला सिक्किम का, उनका कहना है कि हैज़ बीन डूइंग इन विद बिजनेस, कि चाइनीज ट्रेडर्स के साथ जो बिजनेस करते थे हर पिछले साल तक, वो इस साल क्या कहते हैं जो उनके साथ बिजनेस करना काफ़ी कठिन हो गया है। क्योंकि वो दिन पर दिन क्या कहते हैं कुछ ना कुछ ये स्टैंड ऑफ होता रहता है, टेंशन बढ़ती जाती है, रेस्ट्रिक्शन बढ़ते जा रहे हैं, बैन होता जा रहा है इंडिया की तरफ से, जैसे ऐप बैन हुए, कई रेस्ट्रिक्शंस और इम्प्रूव कर दिए गए हैं कि वो रेस्ट्रिक्शन को पूरा करें तभी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह की दिक्कतों के कारण बिजनेस करना दिक्कत की बात हो गई है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये नाथुला को देख लेते हैं, नाथुला पास कहाँ पे है, क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग। नाथुला पास आप देख सकते हैं, ये सिक्किम के इस पार्ट में नाथुला पास पड़ता है। नाथुला पास सिक्किम में दो और पासेस हैं, उनके नाम बताएं। दो पासेस और हैं सिक्किम में, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये हम बात भी कर चुके हैं इनके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये दो पासेस जो और हैं इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये नाथुला पास आप देख ही सकते हैं। अब देख लेते हैं नाथुला पास है क्या। नाथुला एक माउंटेन पास है, क्या कहते हैं सिक्किम में, कनेक्टिंग सिक्किम विद चुम्बी वैली ऑफ द टिबेटन प्लेट्यू। जो टिबेटन प्लेट्यू है चाइना का, और वो कनेक्ट करता है चुम्बी वैली जो है वहाँ की, उसको सिक्किम के साथ कनेक्ट करता है। इट इज़ वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट, जो 3 बॉर्डर पोस्ट हैं इंडिया चाइना के बीच में, जो अदर्स बीइंग शिपलिकलन जो हिमाचल प्रदेश में, और लिपू लेक जो ट्रांजैक्शन पॉइंट है उत्तराखंड, इंडिया, नेपाल और चाइना का। ये आप याद रखिएगा, ये लिपू लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि लिपू लेक कहाँ पे है। क्या कहते हैं ये ट्राई जंक्शन पे है इंडिया, कहते हैं जो लिपू लेक है, ये कहते हैं ये इधर से नेपाल पड़ता है, इधर से इंडिया और इधर से चाइना। तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है जो लिपू लेक है। ये नाथुला पास जो है वो रीओपन इन 2006, इसको रीओपन किया गया था 2006 में। ये शॉर्टेस्ट ट्रैवल डिस्टेंस है टू इम्पोर्ट हिंदू एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स, कि हिंदू और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स को क्या कहते हैं घूमने के लिए, आने जाने के लिए सबसे छोटा पास है, पास वो क्या कहते हैं एक तरह से जाने की जगह है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 5 ऑफिशियल एग्रीड बॉर्डर पर्सनल पॉइंट, ये जो 5 ऑफिशियली जो एग्रीड बॉर्डर पर्सनल पॉइंट है जहाँ पे मीटिंग होती है इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के बीच में, तो वो भी उनमें से एक पॉइंट ये भी है, नाथुला पास जो है। चलिए, अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, पीएलए हैंड्स ओवर 5 अरुणाचल यूथ हु स्ट्रेड इनटू चाइना, कि दे विल बी केप्ट इन क्वारंटाइन फॉर 14 डेज देन सेंट होम। कि जो अभी 30 और 31 अगस्त को जो स्टैंड ऑफ हुआ फिर से चाइना का, जो हुआ पेंगोंग टिशू लेक पे, तो उसके बाद उन्होंने 5 अरुणाचल प्रदेश से भी लोगों को उठा लिया था, 5 लड़कों को। तो उन लोगों को वापस कर दिया गया है, पीएलए ने वापस किया, हैंड ओवर किया है वापस इंडिया को।
तो उसमें कहा गया कि उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद उनको घर भेजा जाएगा। तो इसमें वही दिया गया था, पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की, उसने कल हैंडेड ओवर किया है जो 5 अरुणाचल प्रदेश के लड़कों को उन्होंने उठाया था, जो 800 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जो मैकमोहन लाइन है वहाँ से इतनी दूर पे थे, तब भी उनको उठा ले गए थे वो लोग। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल्स टू रिज्यूम इन यूके। जो हमने जैसे देखा है कि विद 18,000 पर्सन रिसीविंग द वैक्सीन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट सम पार्टिसिपेंट विल बिकम अनवेल। कि जो जैसे हमने देखा कि अभी जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो थी, जो एस्ट्राजेनेका नाम की, जो क्या कहते हैं इंडिया में जो ट्रायल चल रहा था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने रोक दिया है कि वो यहाँ पे ट्रायल नहीं हो सकता। तो वही बात की गई, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो थी वैक्सीन, उसका ट्रायल अब यूनाइटेड किंगडम में होगा। जो शैडॉक्सिल कोविड वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में इस वक्त, तो इसमें वही कहा गया है कि क्या कहते हैं जो 18,000 लोगों पर ये क्लिनिकल ट्रायल होना था, तो कुछ दिक्कतें ना हो, कुछ लोग अनवेल ना हो जाए, इसलिए ये ट्रायल यहाँ पे नहीं होने दिया। तो इसमें यही दिया गया है, देखिए इसमें बताया गया रेस अगेंस्ट टाइम की कितनी वैक्सीन किस किस स्टेज में है। ये देखिए जैसे चार्ट बताता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल में 93 वैक्सीन है, फेज 1 सेफ्टी ट्रायल में 25, ये पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितनी वैक्सीन है। फेज 2 एक्सपेंडेड ट्रायल में 14, फेज 3 एफिशिएंसी ट्रायल में 9 और लिमिटेड अप्रूवल, कुछ कुछ ही वैक्सीन है जो क्या कहते हैं अप्रूवल में है, कुछ क्या कहते हैं थोड़ा बहुत अप्रूवल है कि अभी चेक किया जाए कि कितना इफेक्ट करता है लोगों पर, कैसा इफेक्ट आ रहा है, और अप्रूव्ड एक भी नहीं है अभी। तो इसमें वही वर्ल्ड वाइड बताया गया कि कितनी वैक्सीन है। इसमें ये भी लिखा है इन इंडिया एटलीस्ट 6 वैक्सीन ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में है क्लिनिकल ट्रायल के। और ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका थी वो भी फेज 3 ट्रायल में। और जो भारत बायोटेक और जाइडस कैंडिलस की जो अंडरगोइंग कंबाइंड फेज 1 और 2 ट्रायल में, जो इन दोनों की कंबाइंड जो क्या कहते हैं वैक्सीन बनाई थी इन लोग ने, वो भी अभी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में। तो हम लोग देख लेते हैं ये वैक्सीन ट्रायल्स को, देख लेते हैं हर स्टेप में क्या क्या होता है अलग से। फेज 1 ट्रायल में पहले होती इवेल्युएट सेफ्टी, देखी जाती डिटरमाइन सेफ डोसेज, आइडेंटिफाई साइड इफेक्ट्स, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, कि सेफ प्रोसीजर्स लिया जा रहा है कि सेफ डोसेज कम लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिससे चेक कर सकें कि कम ही लोगों के ऊपर इफेक्ट करे। फेज 2 में इफेक्टिवनेस चेक की जाती है, फिर इवेल्युएट सेफ्टी देखी जाती है कि सेफ्टी को चेक करते हुए पूरा वर्क किया जाता है। फेज 3 में कंफर्म इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिवनेस है उसको कंफर्म किया जाता है। मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये चेक किया जाता है। अदर ट्रीटमेंट्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फेज 4 में जो होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, रिस्क देखा जाता है, रिस्क बेनिफिट उससे कितना हो रहा है, ये सब देखा जाता है। तो जो फेज 1 है उसमें 70% ऑफ द ड्रग मूव टू द नेक्स्ट फेज। जो ऐसा माना जाता है कि जो 70% ड्रग्स होती हैं वो फेज 1 ट्रायल कंप्लीट कर ली जाती है, लेकिन फिर उसके बाद फेज 2 सिर्फ 33% और फेज 3 सिर्फ 25 से 30%। और फेज़ 4 तो बहुत ही कम, अभी कोई अप्रूव कर ही नहीं पा रहा है। तो फेज़ 4 ट्रायल बहुत ज़्यादा अभी कोई कर ही नहीं पा रहा अप्रूव, वो क्या कहते हैं कंप्लीट। तो देखना है कि कब तक वैक्सीन बनती है और ये ट्रायल कब तक कंप्लीट होते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, मोर लॉजिस्टिक पैक्ट्स ऑन द कार्ड्स, कि इंडिया इज़ वर्किंग ऑन द सपोर्ट एग्रीमेंट विद रशिया, द यूके एंड वियतनाम। कि इंडिया वर्क कर रहा है कि एग्रीमेंट जो रशिया, यूके के साथ और वियतनाम के साथ है, उनके साथ एग्रीमेंट्स है उसको बनाए रखे, और जो सपोर्ट एग्रीमेंट्स है उनको बनाए रखे, जिससे उनके रिलेशन ना बिगड़े, और कभी हेल्प हो तो हेल्प कर भी दें कंट्री। इसमें वही लिखा है कि आफ्टर कंक्लूडिंग अ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विद जापान, अभी इसी वीक किया है, अर्ली दिस वीक, इंडिया इज नॉट एग्रीइंग कि वो रशिया, यूके और वियतनाम के साथ भी ऑफिशियल सोर्सेज ऐसे कह रहे हैं कि वो भी एग्रीमेंट उनके साथ सपोर्ट एग्रीमेंट्स कर सकता है। इसमें यह भी लिखा है, फॉलोइंग दिस एग्रीमेंट विद जापान अर्ली दिस वीक इंडिया नाउ हैज़ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है उसके पास कि वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस के साथ करे, क्या कहते हैं ये लॉजिस्टिक जो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो पास करे, सपोर्ट एग्रीमेंट। क्योंकि ये जो क्वाड है, जो क्वाड होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है। क्वाड जो है उसमें कौन कौन सी कंट्री है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है। तो ये क्या कहते हैं मिलिट्री प्लेटफॉर्म जो है एक तरह का, तो उसको इम्प्रूव करें, एक दूसरे को हेल्प कर सकें, जिससे इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, एयरलाइन फेस बैन ओवर फोटोग्राफी, कि एयरलाइन जो हमने अभी देखा था, जो एक फ़ोटो क्या कहते हैं लीक हुई थी, जिसमें कंगना रनावत के जो एक क्या कहते हैं जिस एरोप्लेन से वो वापस आ रही थी, तो मीडिया रिपोर्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा भीड़ बना दी थी। तो क्या कहते हैं वो एरोप्लेन में जो था वो उसी में भीड़ थी, तो क्या कहते हैं इसलिए कहा गया है कि वो जिस एयरलाइन से वो आ रही थी उसको बैन सहना पड़ेगा, क्योंकि
फोटोग्राफी में दिखाया था कि वो कोई उसमें प्लेन में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, लोग पास पास खड़े थे, लोग एक दूसरे बहुत ज़्यादा भीड़ बनाए थे। तो डीजीसीए ने ये अप्रूव किया है कि जो फेलियर टू इम्प्लीमेंट रूल विल मीन टू वीक बैन ऑन फ्लाइट ऑपरेशन की जो क्या कहते हैं जो भी एयरलाइंस ये जो इम्प्लीमेंट जो रूल्स बनाए गए हैं उनको अगर फेलियर नहीं ऑपरेट कर पाती तो उसको 2 वीक का बैन सहना पड़ेगा, फ्लाइट ऑपरेशन उसके नहीं हो पाएंगे, 2 वीक तक उसकी फ्लाइटें नहीं चलेंगी। ऐसा इसमें बताया गया, डीजीसीए ने ऐसा कहा है। तो डीजीसीए को हम लोग अलग से देख लेते हैं। डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, ये बनाई गई थी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के द्वारा। ये डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करता है एविएशन एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स को। इसका हेडक्वार्टर सर एरोबिंडो मार्ग में है, जो न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसको प्लान कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो रिप्लेस कर ले सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है सीएए, उसके साथ रिप्लेस कर दे। इसको क्या कहते हैं अमेरिकन फेडरल एविएशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, उसके तर्ज पर इसे बनाया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, कैन यूनिवर्सल मास्किंग बी अ क्रूड वैक्सीन। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेनली आता है आज का, तो जो संडे का पेज आता है हिंदू का, वो एक पेज है पूरा साइंस एडिटोरियल है। तो इसमें क्या कहते हैं हर तरह की साइंस रिलेटेड न्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिनमें क्या कहते हैं थोड़ा बताने की कोशिश की जाती है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है पूरा। तो इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है पहला न्यूज़ में कि कैन यूनिवर्सल मास्किंग बी अ क्रूड वैक्सीन, कि जो पूरे अगर सब लोग क्या कहते हैं मास्क लगा के जाएंगे तो वो एक तरह से वैक्सीन का काम करेगी कि नहीं। तो इसमें यही लिखा है कि मास डिस्क्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, की मास डिस्क्रीज वो क्या कहते हैं डिक्रीज तो करता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और कहते हैं जो इन्फेक्टेड है पीपल वो अगर वो मास्क लगाते हैं तो जो उनके वायरल पार्टिकल्स हैं, जो एसिम्प्टोटिक इन्फेक्शन भी हैं और जो माइल्ड डिसीज है जिनको, उनका भी जो इन्फेक्शन है वो फैल नहीं सकता, उसको रोकने में भी हेल्प करता है। तो एक तरह से यूनिवर्सल मार्किंग एक क्रूड वैक्सीन बन सकता है। तो इसमें इस पूरे न्यूज़ में वही बताया गया है कि कैसे कैसे आप मास्क लगा के इस वायरस को रोक सकते हैं फैलने से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है स्टीप डिक्लाइन। ये एक रिपोर्ट लाई गई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, उसमें बताया गया था कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ड्रॉप बाय 68%, कि 1970 से 2016 तक 68% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्रीज की है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में तो और बहुत डिक्लाइन है, लगभग 94% का डिक्लाइन है। द रिपोर्ट पॉइंट्स टू फूड प्रोडक्शन एज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ दिस लॉस, की इसको क्या कहते हैं मेन क्या कहते हैं इसका इशू बता सकते हैं कि किस कारण से इतना ज़्यादा डिक्लाइन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। तो वो है फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के कारण ही ऐसा वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है उसमें इतना ज़्यादा डिक्लाइन है। और क्या कहते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में तो मेनली इसका ही कारण है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती कॉस्मोस मॉडलिंग, की जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है उसमें बताया गया द मास इन ह्यूज गैलेक्सी क्लस्टर कैन डिफ्लेक्ट लाइट, कि बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट से था वो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं कॉजिंग देम टू बिकम विजिबल। एक आर्टिकल साइंस में रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया था कि इवन स्मॉलर कंसंट्रेशन ऑफ मैटर जो होता है, जो स्मॉल कंसंट्रेशन होते हैं मैटर के, वो भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग दिखा सकते हैं। एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स भी बना था, आप गूगल पे सर्च करके कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स देख सकते हैं। वो होते हैं जिसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से भी लाइट डिफ्लेक्ट करती है, वो एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी काम करती है। चलिए अगली न्यूज़ आती है साइंस बिहाइंड एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन, की जो स्क्रैमजेट इंजन है उसके पीछे क्या साइंस है, किस तरह से वो वर्क करता है। ये जो इंडिजिनस इंजन है जो इंडिया में बनाया गया सेंटर पीस ऑफ द क्रूज व्हीकल, एक सेंटर पीस है क्रूज व्हीकल का, ये डीआरडीओ द्वारा उड़ाया गया है। तो पहले हम लोग डीआरडीओ को देख लेते हैं फिर इस न्यूज़ को देखेंगे डीआरडीओ क्या होता है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वर्क करता है स्टैब्लिश वर्ल्ड क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी बेस को इंडिया को बनाने के लिए, जिससे सिविल डिफेंस सर्विसेज जो है इंडिया के पास उसको इम्प्रूव कर सके, एक तरह से जितनी कम्पीट कर सके जिससे इंडिया पूरे वर्ल्ड में डिफेंस सर्विसेज में। तो डिफेंस डीआरडीओ को बनाया गया था 1958 में टीडीई के साथ, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी के साथ, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन जो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन का है उसके साथ मिलकर इसे डीआरडीओ बनाया गया था। पहले इसमें 10 लेबोरेटरीज थी, अब लेकिन इसमें 52 लेबोरेटरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इसमें साइंटिस्ट रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल्स, एडवांस कंप्यूटिंग, स्पेशल मटेरियल्स, नेवल सिस्टम, लाइफ साइंसेज, इन तरह के कई सब्जेक्ट हैं जिनके साइंटिस्ट इसमें वर्क करते हैं एक साथ। लगभग इसमें 5,000 साइंटिस्ट हैं और 25,000 अदर साइंटिफिक टेक्निकल और सपोर्टिंग पर्सन हैं जो हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को वर्क करने में। इसका मिशन है कि डिज़ाइन डेवलप एंड लीड टू प्रोडक्शन, की स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स को एक मेंटेन करने के लिए इंडिया को एक
रेप्यूटेड फॉर्म में लाने के लिए। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमिटेड क्वालिटी मैन पावर, एक जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है बेस है, इंडिया को एक टेक्नोलॉजी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस बनाना। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनका था कि इस इंडिया को एक मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाना, सब सफिशिएंसी हो जाए जिसके मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया। तो और उन्होंने ही इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को चालू किया था इंडिया में। तो काफ़ी वो रेप्यूटेड थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम भी किया था इंडिया के लिए। चलिए अगली न्यूज़ के इसी न्यूज़ में आगे देखते हैं क्या दिया है। इसमें वही दिया है कि जो उन्होंने उड़ाया है स्क्रैमजेट इंजन, वो कैसे उड़ा। इसमें दिया है कि DRDO ने परफॉर्म किया मेजर टेक्निकल फीट 7 सितंबर को अभी हुआ है, जिसमें जो क्रूज व्हीकल है हाइपरसोनिक स्पीड, जो मार्च स्पीड होती है, क्या कहते हैं, जो विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड नापी जाती है। DRDO एक क्रूज व्हीकल ने को उड़ाया है जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है। वो एक सेंटर पीस है इसका इंडिजिनस डेवलप एयर ब्रीदिंग स्क्रैम जेट इंजन का, जिसे HTSTV प्रोपल्जन सिस्टम से उड़ाया गया है। ये जो उड़ाया गया है, इसमें क्या कहते हैं, बताया गया है कि जो स्क्रैमजेट इंजन था उसमें जो एयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो इंजन के जो कंबंशन चैम्बर में जाके मिलती है, और जो वहाँ पे जो फ्यूल होता है वो जो बर्न करता है उसके द्वारा ये चालू होता है, इग्निट करता है, इसका सुपरसोनिक कंबशन होता है। उसके बाद जो क्रूजर फ्लाइट होते हैं वो हाइपरसोनिक स्पीड के साथ मार्च 6 के साथ 6 to 7 के साथ वो उड़ती है। तो इसे ही कहते हैं सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट और स्क्रैमजेट। तो ये सुपरसोनिक स्क्रैम कंबशन रैमजेट भी कह सकते हैं आपसे, या स्क्रैमजेट भी कह सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ये भी एडिटोरियल टाइप का आता है, फॉरेन फंड्स एंड NGOs, हाउ डज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कंट्रोल डोनेशंस, की हु कम्स अंडर दिस एम्बिट। जो हम लोग ने कई बार बात की है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के बारे में। ये पहली बार इनैक्ट किया गया था, क्या कहते हैं, बहुत पहले, ये 1976 को पहली बार इनैक्ट किया गया था। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि जो 13 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है FCRA एक्ट 2010 के द्वारा। कि उसमें बताया गया है कि उनकी जो कुछ के लाइसेंस कहते हैं एक्सपायर हो गए थे, कुछ नहीं, क्या कहते हैं, रिन्यू नहीं कराए थे 5 साल में। तो कई कई दिक्कतों के कारण उनके 13 ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके, क्या कहते हैं, FCRA के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया उनके लाइसेंसेस को। तो क्या कहते हैं, इसमें वही बात की गई है कि FCRA होता क्या है। FCRA मतलब कि जो फॉरेन डोनेशंस लेते हैं, जो बाहर के देशों से डोनेशंस लेते हैं, उनके कैसे, किस रीज़न के लिए दिया, ये FCRA पूरा चेक करता है, किस रीज़न के दिया, कहाँ पैसा गया, कहाँ से पैसा आया, पूरा FCRA चेक करता है। तो ये पहली बार इनेक्ट किया गया था 1976 को, अभी 2010 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, जिसके बाद द रजिस्ट्रेशन जो वैलिड होता है 5 साल के लिए, फिर रिन्यू कराना पड़ता है हर 5 साल में। जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन होते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो सोशल एजुकेशन या रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल पर्पस के लिए जो NGOs वर्क करते हैं, उनके ये डोनेशंस मिलते हैं मेनली। और क्या कहते हैं, इट इज़ ये ऐसा भी माना जाता है कि NGOs जो होते हैं वो हैव टू ऑपरेट अकाउंट्स इन आइदर नेशनलाइज्ड वे या प्राइवेट बैंक्स में। उनको अपना अकाउंट्स रखना पड़ता है, तभी वो पैसे आते हैं, तभी वो एक्सेस कर सकते हैं उन पैसों को। हाउ एल्स नो वन कैन रिसीव फॉरेन फंडिंग, की कोई भी, जैसे कोई भी है, उसको फॉरेन फंडिंग कैसे मिल सकती है। उसको पहले क्या कहते हैं, FCRA से लाइसेंस लेना होता है, हर 5 साल में उसको रिन्यू भी कराना होता है, तभी उसकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं, अप्रूव्ड होती है, एक तरह से वैलिड होती है। व्हेन इज रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड और कैंसिल, की कब सस्पेंड होता है या कैंसिल होता है। MHA का कहना है कि अकाउंट्स का वो इंस्पेक्शन होता है और देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से रिसीव कर रहे हैं वो लोग फंड, किस किस एसोसिएशन से फंड रिसीव हो रहे हैं। 180 दिन शुरू के चेक किया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, देखा जाता है कहाँ कहाँ से फ्रेश डोनेशंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से अमाउंट आ रहा है। फिर अगर कहीं गड़बड़ उनको लगता है कि कहीं से थोड़ा गड़बड़ी है या कुछ दिक्कत है, तो वहाँ से उनके फिर उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। हैव देयर बीन सस्पेंशन इन द पास्ट, इससे पहले भी कहीं कभी जो, क्या कहते हैं, लाइसेंस होते हैं NGOs के FCRA डोनेशंस के लिए कैंसिल किए गए। इससे पहले भी किए गए, एस क्या कहते हैं, 2011 में द रजिस्ट्रेशन ऑफ 20,664 एसोसिएशन कैंसिल करे गए थे वॉलेशन करने के लिए, क्योंकि वो मिस यूटिलाइजेशन कर रहे थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होते हैं उनका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे थे। इंटरनेशनल डोनर्स, कोई भी इंटरनेशनल डोनर्स या US बेस्ड की कंपनी है, लेकिन किसी मेन इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए जब डोनेशन करती है तभी वो वैलिड होता है, तभी आप डोनेशन कर सकते हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसा तो नहीं है कि आप NGO के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी को दे दें, तो वो पूरी तरह से आपका NGO का जो होता है वो पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाएगा आपका लाइसेंस।
चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, आर देयर री इन्फेक्शन फियर्स अराउंड कोविड-19? हाउ डज इम्यूनिटी फास्ट, व्हाट आर WHO एंड साइंटिस्ट सेइंग अबाउट एंटीबॉडीज? कि इस पूरे न्यूज़ में बताया गया है कि जो कोविड-19 के कारण री इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, री इन्फेक्शन का खतरा है कि नहीं, और कितनी देर इम्यूनिटी रहती है, कितने दिनों तक इम्यूनिटी लास्ट करती है, क्या क्या साइंटिस्ट का कहना है एंटीबॉडीज़ के ऊपर में। तो ये पूरी बात इसमें की गई है। तो इसमें ये बात की गई कि अभी रिसेंटली हमने देखा था, कुछ दिन पहले री इन्फेक्शन आया था, 33 चाइनीज चाइना ही में आया था। जब वो हांगकांग से यूरोप गया तो उसे पता चला कि फिर उससे उसको कोरोना हो गया। वो पहले सही हुआ, फिर वो क्या कहते हैं पूरी तरह से फिट हो गया, तो उसने अपना वर्क चालू किया, तो वो गया यूरोप गया वर्क के लिए 4.5 मंथ्स पहले। तो क्या कहते हैं, तो उसमें देखा गया कि उसको फिर से कोरोना हो गया। तो री इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर से री इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा री इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं। तो इसमें ये भी कहा गया, जो मैरी वैन कर्वो है, जो WHO, उनका कहना है कि दे हैव बीन मिलियंस ऑफ कोविड-19 केसेस रिपोर्टेड टुडे, जो री इन्फेक्शंस के कारण है। तो ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज है जो री इन्फेक्शन है, ऐसा पॉपुलेशन लेवल में चेक किया गया है। तो री इन्फेक्शन क्या है, तो बी सेफ, क्या कहते हैं, आप लोग सभी लोग सेफ हैं, क्योंकि कोरोना एक बार सही भी हो सकता है, तो फिर इफेक्ट बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, या फिर आपको री इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी क्योंकि डाउन हो जाती है, तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो इसमें यही न्यूज़ बताई गई कि री इन्फेक्शन से क्या कहते हैं, कैसे हो रहा है, कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है कोरोना का, इसमें पूरी बात बताई गई। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।